नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ी महत्वाकांक्षी कोशिश पर बात कर रहे हैं। गूगल की वो पहल जिसके जरिए मतलब इतिहास की किताबों को डिजिटल दुनिया में लाया जा रहा है। जी हाँ, और इसी के साथ हम पब्लिक डोमेन की जो बात है इसे भी समझेंगे। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो खुद एक ऐसी ही डिजिटल किताब के शुरुआती पन्नों से है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो आज यही कोशिश रहेगी समझने की कि कैसे लाइब्रेरी की शेल्फ में रखी वो पुरानी किताबें, शायद जो रोज नहीं खुलती, सही बात है। धूल खाती हुई, हाँ। वो स्कैन होकर दुनिया भर में किसी के भी कंप्यूटर या फोन पर आ जाती हैं। और ये जो शब्द हम सुनते हैं पब्लिक डोमेन, इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। ये सोचना है कितना मतलब कमाल का लगता है कि एक किताब, एक भौतिक चीज डिजिटल रूप में सफर कर रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कैनिंग नहीं है, ये तो जैसे इतिहास और ज्ञान के दरवाजे खोलना है। सही। जिन तक पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था, मतलब कुछ ही लोगों के लिए मुमकिन था। हाँ। गूगल का जो एक मिशन है कि दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना, सबके लिए सुलभ बनाना। हाँ, वो उनका टैगलाइन जैसा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये बुक सर्च उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये किया कैसे गया। ये कोई मामूली तकनीकी काम नहीं था। ये विरासत वाली बात आपने कही, ये बहुत अहम लगती है। तो चलिए फिर इस पूरी प्रक्रिया को, इसके पीछे की सोच को और इसके नतीजों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब एक किताब शेल्फ से स्क्रीन तक आई कैसे? देखिए, जैसा ये शुरुआती दस्तावेज बताता है, ये वो किताबें हैं जो दशकों, शायद सदियों पुरानी हैं, लाइब्रेरियों में हिफाजत से रखी थी। हाँ। फिर गूगल ने दुनिया भर की लाइब्रेरियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। मकसद था इन किताबों को डिजिटल बनाना, ऑनलाइन खोजने लायक बनाना। ओके। तो इसके लिए इन किताबों को बहुत ध्यान से स्कैन किया गया, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, पुरानी किताबें तो नाजुक होती हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ पन्ने पलटना नहीं था, हर पन्ने की साफ तस्वीर लेना और फिर उसमें जो टेक्स्ट है उसे पहचानना। ओह, वो ओसीआर वाली बात है। हाँ, वही ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ताकि आप किताब के अंदर के शब्दों को सर्च कर सकें। अच्छा। ये सब इसका हिस्सा था। सोचिए, लाखों करोड़ों पन्नों के साथ ये करना कितना बड़ा काम रहा होगा। हाँ, ये ओसीआर वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो वो सिर्फ तस्वीरें न रहकर खोजने लायक ज्ञान बनती है। सही कर। अच्छा, इस दस्तावेज में एक और खास बात लिखी है कि ये ज्यादातर वो किताबें हैं जिनका कॉपीराइट अब खत्म हो गया है और वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। जी हाँ। इस पब्लिक डोमेन को थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे, ये क्या चीज है आखिर? हाँ, पब्लिक डोमेन ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो पब्लिक डोमेन मतलब ऐसी किताबें या संगीत या कला जिन पर या तो कभी कॉपीराइट था ही नहीं, अच्छा। या फिर उनका जो कानूनी कॉपीराइट प्रोटेक्शन था उसकी मियाद खत्म हो गई है। ओके। तो जब कोई किताब पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो पूरी जनता की साझी संपत्ति बन जाती है। सबकी? हाँ, सबकी। मतलब कोई भी उसे पढ़ सकता है, कॉपी कर सकता है, शेयर कर सकता है, यहां तक कि उस पर आधारित कुछ नया बना सकता है, बिना किसी से पूछे, बिना कोई फीस दिए। वाह। जैसा इस दस्तावेज में भी लिखा है, पब्लिक डोमेन किताबें अतीत के लिए हमारे प्रवेश द्वार हैं। ये हमारी सबकी बौद्धिक धरोहर हैं। यानी ये किसी की जागीर नहीं, सबकी विरासत। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहीं पर दस्तावेज एक मुश्किल की तरफ भी इशारा कर रहा है कि किसी किताब का पब्लिक डोमेन में होना हर जगह एक जैसा नहीं है। ये देश दर देश अलग हो सकता है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में जहां जानकारी मिनटों में बॉर्डर पार कर लेती है। सही बात है। किसी किताब का पब्लिक डोमेन में होना ये पूरी तरह से उस देश के कॉपीराइट कानून पर निर्भर करता है जहां आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अमेरिका में कोई किताब पब्लिक डोमेन में है, शायद 1928 से पहले छपी हो। ठीक है। जरूरी नहीं कि वो भारत में या फ्रांस में या ब्राजील में भी पब्लिक डोमेन में हो। हर देश में कॉपीराइट की अवधि, उसके नियम, पब्लिक डोमेन की परिभाषा सब अलग अलग हैं। अरे। कहीं लेखक की मौत के 50 साल बाद कॉपीराइट खत्म होता है, कहीं 70 साल बाद। नियम काफी अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे गूगल बुक्स पर कोई पुरानी किताब मिलती है, हाँ। और वहां लिखा है कि ये अमेरिका में पब्लिक डोमेन है, हाँ। तो मैं मान लीजिए भारत में बैठी हूँ, हाँ। तो उसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक मैं ये पक्का ना कर लूं कि भारत के कानून के हिसाब से भी वो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गूगल खुद भी ये बात साफ कहता है
वो गारंटी नहीं दे सकते कि जो किताब उनके अमेरिकी यूजर्स के लिए पब्लिक डोमेन है वो दुनिया में हर जगह पब्लिक डोमेन होगी। ओ, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले की है कि वो अपने देश के कानूनों के हिसाब से चेक करे कि इस्तेमाल लीगल है या नहीं। ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। आम इंसान कैसे समझेगा इतने सारे देशों के कानून? हाँ, ये एक चुनौती है, बिल्कुल है। ये वाकई ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, इस दस्तावेज में एक और बड़ी प्यारी मतलब मानवीय बात लिखी है हाँ, कि जब आप इन डिजिटल फाइलों को देखते हैं तो सिर्फ छपा हुआ टेक्स्ट ही नहीं दिखता। कभी कभी किताब पर लगे निशान, किसी पुराने पढ़ने वाले के हाथ से मार्जिन में लिखी कोई टिप्पणी, हाँ, लाइब्रेरी की मोहरें। हाँ, या कोई और निशान भी दिख जाता है। ये तो कमाल है, ये उस किताब की अपनी कहानी का हिस्सा बन जाता है ना? बिल्कुल। ये डिजिटल कॉपी सिर्फ शब्दों का इलेक्ट्रॉनिक रूप नहीं है, ये उस असली किताब की कह सकते हैं आत्मा का एक हिस्सा भी सहेज लेती है। आत्मा, हाँ। वो निशान, वो हाथ से लिखे नोट, शायद किसी ने कोई फूल सुखाकर रख दिया हो किताब में, वो भी स्कैन में आ गया हो। हाँ, हो सकता है। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक जीती जागती चीज रही है। इसका अपना इतिहास है, कितने हाथों से गुजरी है। सही बात है। प्रकाशक से लाइब्रेरी तक, फिर न जाने कितने पढ़ने वालों तक। ये छोटे छोटे निशान हमें उस सफर से, उस इतिहास से जोड़ते हैं। ये डिजिटल आर्काइविंग का एक बहुत ही अनूठा पहलू है, इतिहास को ज्यादा जिंदा बनाता है। और गूगल ये काम अकेले नहीं कर रहा, वो लाइब्रेरियों के साथ मिलकर कर रहा है, जैसा दस्तावेज में बताया गया है। जी हाँ। और वो खुद को इन पब्लिक डोमेन किताबों का मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ संरक्षक, कस्टोडियन मानते हैं। ये नजरिया भी काफी दिलचस्प है। लेकिन क्या ये संरक्षण पूरी तरह से मतलब बिना किसी स्वार्थ के है? क्या इसमें गूगल के अपने हित नहीं जुड़े? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, गूगल का ये कहना कि वो मालिक नहीं संरक्षक हैं, ये पब्लिक डोमेन की जो भावना है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि वो मानते हैं कि ये किताबें जनता की हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस पूरी परियोजना से गूगल को भी फायदा होता है। उनका सर्च इंजन बेहतर होता है, लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पर आने का एक और कारण मिलता है। हाँ, ट्रैफिक बढ़ता है। और उनकी वो जो इमेज है दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करने वाली, वो भी मजबूत होती है। ठीक है। साथ ही जैसा दस्तावेज खुद इशारा करता है, ये काम बहुत महंगा है। डिजिटाइजेशन, इन बड़ी बड़ी फाइलों को स्टोर करना, पूरा प्लेटफॉर्म चलाना, इसमें बहुत पैसा लगता है। हाँ, जाहिर है। तो वो इस संसाधन को बनाए रखने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी देते हैं, जो एक तरह से उनके निवेश को भी सुरक्षित करते हैं। तो हाँ, ये परोपकार और व्यावसायिक हित का एक मिला जुला रूप है, जैसा अक्सर बड़ी टेक कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में होता है। समझ गई। तो चलिए उन गाइडलाइंस पर बात करते हैं जिनका जिक्र इस दस्तावेज में है। ये जानना जरूरी है कि अगर कोई इन डिजिटल पब्लिक डोमेन किताबों का इस्तेमाल करना चाहे तो गूगल उनसे क्या उम्मीद करता है। सबसे पहली बात तो है गैर व्यावसायिक उपयोग की। सही कहा। गूगल साफ कहता है कि उन्होंने गूगल बुक सर्च को व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल के लिए बनाया है। निजी इस्तेमाल? हाँ, वो अनुरोध करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुरोध, आदेश नहीं, कि इन फाइलों का इस्तेमाल निजी गैर व्यावसायिक कामों के लिए किया जाए। अच्छा। मतलब आप इन्हें अपने पढ़ने, सीखने, रिसर्च या शौक के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन आप इन फाइलों को सीधे बेच नहीं सकते या इनसे कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगें, ये ठीक नहीं माना जाएगा। ओके। खासकर बिना ये पक्का किए कि आपके देश का कानून इसकी इजाजत देता है या नहीं। गूगल आपको रोकता नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी आप पर डाल देता है कि आप कानूनी पहलू खुद देख लें। दूसरी बात थोड़ी तकनीकी सी लगती है, ऑटोमेटेड क्वेरिंग का रोक, मतलब अपने आप कंप्यूटर से जानकारी खींचने पर रोक। इसका आम यूजर के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम या स्क्रिप्ट नहीं बना सकते जो अपने आप बहुत तेजी से गूगल बुक सर्च से डेटा डाउनलोड करता रहे। क्यों? ये इसलिए ताकि कोई एक यूजर या कंपनी पूरे सिस्टम पर इतना लोड न डाल दे कि वो दूसरों के लिए धीमा हो जाए या बंद ही हो जाए। अच्छा, सिस्टम को बचाने के लिए? हाँ, और ये बड़ी कंपनियों को भी रोकता है कि वो मुफ्त में सारा डेटा खींचकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर लें। हाँ, ये भी है। लेकिन यहाँ एक छूट भी है। अच्छा। अगर कोई अकादमिक रिसर्चर है जो मशीन ट्रांसलेशन, भाषा विज्ञान या OCR जैसी तकनीक पर काम कर रहा है, अच्छा। और उसे रिसर्च के लिए बहुत सारे टेक्स्ट डेटा की जरूरत है, तो गूगल ऐसे लोगों को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। वो पब्लिक डोमेन मटेरियल के ऐसे इस्तेमाल में मदद कर सकते हैं। तो मतलब रिसर्च के लिए दरवाजे बंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस अनियंत्रित और गलत इस्तेमाल पर रोक है। ये अच्छी बात है। तीसरी हिदायत है एट्रीब्यूशन या श्रेय बनाए रखने की, यानी हर फाइल पर एक गूगल वाटरमार्क जैसा कुछ होता है, उसे हटाने से मना किया गया है। ये क्यों जरूरी है?
कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये पढ़ने में रुकावट डालता है। हाँ, ये सवाल आ सकता है मन में। दस्तावेज के हिसाब से ये वाटरमार्क सिर्फ गूगल का लोगो नहीं है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। ओके। पहला, ये लोगों को इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। गूगल बुक सर्च हो सकता है कोई किसी और तरह से फाइल तक पहुंचा हो, वाटरमार्क उसे बताएगा कि ऐसी और किताबें कहाँ मिल सकती हैं। अच्छा, एक तरह का विज्ञापन। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा, ये उस फाइल के स्रोत और संदर्भ को बनाए रखता है। ये बताता है कि ये फाइल गूगल की डिजिटाइजेशन परियोजना का हिस्सा है। इसे हटाना मतलब जानकारी के स्रोत को मिटाना। पारदर्शिता के लिए। हाँ, पारदर्शिता और प्रोजेक्ट की पहचान बनाए रखने के लिए। भले ही कुछ लोगों को थोड़ा असुविधाजनक लगे, ये डिजिटल दुनिया में किताब के कवर जैसा है जो बताता है कि ये कहाँ से आई है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी हमने पहले भी बात की, कानूनी तौर पर सही इस्तेमाल पक्का करने की सारी जिम्मेदारी यूजर की है। गूगल ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा है। बिल्कुल, ये शायद सबसे अहम चेतावनी है। गूगल बार बार जोर देता है कि आप इन फाइलों का जो भी इस्तेमाल सोच रहे हैं, निजी, अकादमिक या कुछ और, ये पक्का करना आपकी यानी यूजर की जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल पूरी तरह कानूनी हो। जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ इसलिए कि कोई किताब गूगल बुक सर्च पर है और अमेरिका में पब्लिक डोमेन है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसे दुनिया के किसी भी देश में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये बात अब साफ हो गई। कॉपीराइट कानून वाकई पेचीदा होते हैं, देश विदेश में अलग। गूगल आपको कोई कानूनी सलाह नहीं दे सकता, न ही जिम्मेदारी लेगा। और वो साफ चेतावनी देते हैं कि कॉपीराइट तोड़ने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जुर्माना, कानूनी कार्रवाई। इसलिए किसी भी तरह के इस्तेमाल से पहले, खासकर अगर वो गैर निजी है, तो अपने स्थानीय कानूनों को समझना या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। लापरवाही महंगी पड़ सकती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, गूगल बुक सर्च एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद दुनिया भर के किताबों को, खासकर पब्लिक डोमेन वाली किताबों को डिजिटल बनाकर खोजना और पढ़ना आसान बनाना है। जी, ये ज्ञान को बचाने और फैलाने का एक शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे गैर व्यापारिक प्राथमिकता, ऑटोमेटेड डाउनलोड से बचना, वाटरमार्क बनाए रखना और सबसे बढ़कर अपने इस्तेमाल की कानूनी वैधता खुद पक्की करना। हाँ, सार यही है। ये जानना जरूरी है कि ये पब्लिक डोमेन किताबें, जैसा स्रोत बार बार कहता है, जनता की धरोहर हैं। गूगल खुद को इनका संरक्षक मानता है, मालिक नहीं। संरक्षक, हाँ। इन डिजिटल खजानों तक हमारी पहुंच हमें इतिहास, संस्कृति, विचारों की दुनिया से सीधे जोड़ती है, जो पहले शायद मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। लेकिन इस सुविधा के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। सबसे अहम सबक यही है कि इस्तेमाल करने वाले को आंख बंद करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि सब ठीक है। उन्हें खुद पता लगाना होगा, पक्का करना होगा कि उनका इरादा और काम कानूनी दायरे में है, क्योंकि पब्लिक डोमेन का लेबल यूनिवर्सल नहीं है, ये लोकल कानूनों पर निर्भर करता है। सही है। गूगल बुक सर्च में किसी किताब का दिखना उसे इस्तेमाल करने का ग्रीन सिग्नल नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। आगे की कानूनी जांच यूजर को खुद करनी होगी। कॉपीराइट उल्लंघन से बचना सबके हित में है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे सोचें। हाँ, बताइए। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां डिजिटल जानकारी पलक झपकते दुनिया भर में फैल जाती है, कोई सरहद नहीं मानती। सही बात है। ऐसे में पब्लिक डोमेन जैसी चीज का अलग अलग देशों में अलग अलग होना, मतलब एक ही किताब एक जगह फ्री है, दूसरी जगह कानूनी बंदिशों में, ये भविष्य में ज्ञान तक ग्लोबल पहुंच के लिए किस तरह की अनपेक्षित चुनौतियां खड़ी कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। या शायद ये जो विविधता है, ये नए अवसर भी पैदा करती है। क्या हमें ज्ञान की उपलब्धता के लिए ज्यादा एक जैसे ग्लोबल कानूनी नियमों की जरूरत है, या फिर अलग अलग देशों की अपनी सांस्कृतिक और कानूनी जरूरतों का सम्मान करते हुए इस विविधता को बनाए रखना ही बेहतर है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।